तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले साबुन और अपमार्जक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन आप जरूर सुने कि जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह के पत्थर तक को तोड़ देती है। कि जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह के पत्थर तक को तोड़ देती है। बात अगर दिल को चुभ जाए तो जिंदगी के रास्तों को नया मोड़ देती है। अब बात करते हैं हम साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपको साबुन और अपमार्जक मिसेल निर्माण क्या होता है वो पूरा समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं साबुन के बारे में कि साबुन क्या होता है। मैं साथ साथ में बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, ठीक है। अब देखो मैं साबुन की बात करता हूँ। साबुन क्या होते हैं? देखो साबुन होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब बात आती है सर सोडियम और पोटेशियम लवण है कैसे? आप देखते हो कि हमारे स्नान करने वाले साबुन है वो अधिक झाग देते हैं या अलग होते हैं। कपड़े धोने वाले साबुन है वो अलग होते हैं, वो कम झाग देते हैं। तो कहने का मतलब सोडियम है, पोटेशियम लवण है, इन अलग अलग साबुनों के अंदर डाले जाते हैं। बात आती है सोडियम लवण किस में डाले जाते हैं, पोटेशियम लवण किस में डाले जाते हैं। यदि सोडियम लवण है इसका मतलब यह समझना कि आपके कपड़े धोने का साबुन है, और यदि पोटेशियम लवण है तो आप ये समझना कि आपके स्नान करने वाला साबुन है। तो मैं बात करता हूं साबुन की। साबुन के बारे में मैं लिख देता हूं, पहले आप साथ साथ में भले लिखते जाना हाथों हाथ। साबुन जिसे इंग्लिश में सॉप कहते हैं। आप देखो साबुन क्या होता है कि साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है। तो आप लिखते जाओ साथ साथ में साबुन लंबी कार्बन श्रृंखलाओं वाले, साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब देखो साबुन हो गए कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, वो साबुन होते हैं। अब बात आती है साबुन के और क्या फंक्शन है और क्या कार्य, वो किस प्रकार से कार्य करता है मिसेल निर्माण से। चाहे साबुन हो चाहे अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट जिसे आप घर में सर्फ कहते होंगे, ठीक है। तो उसका उपयोग किस प्रकार से? तो साबुन लंबे कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब बात आती है कि साबुन का फॉर्मूला भी होता है कुछ, यहाँ साबुन का फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं तो साबुन होता है उसका फॉर्मूला जैसे कि ये होता है कि RCOON। ये मैंने लिखा है, देखो साथ में सोडियम है, इसका मतलब सोडियम लवण है, ठीक है। अब यहाँ पर R क्या है? R एल्किल समूह है। R एल्किल समूह का मतलब है साबुन का आप नॉर्मली फॉर्मूला है वो C17H35COON। इसमें C की जगह 18 19 भी हो सकता है, नाम चेंज होता जाएगा, ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है। अब देखो ये साबुन का आपको फॉर्मूला याद रखना है C17H35COON, C17H35COON। फिर आपको मैं बता देता हूं C17H35 को मैं इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला के रूप में लिख रहा हूं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब ये क्या है? इसके ये हाइड्रोकार्बन है, कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन, और इसको इतने भाग को मैंने ये लिख दिया, और बाकी वाला भाग है यहाँ पर COON। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। COO यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि Na हमेशा प्लस पर आता है। अब देखो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, देखो इस प्रकार से कि COO इसके साथ में आ जाए, मिक्स हो जाए तो Na, या फिर इसको मैं लिख देता हूं COON आयनिक भाग को ये लिख देता हूं, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख दिया, और सबसे बार आपको पता है क्या है? Na+ है, या फिर आप Na+ की जगह डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते हो, तो Na+ लिख दिया। तो ये साबुन का फॉर्मूला है कि आप लंबी कार्बन श्रृंखला, ये आप श्रृंखला देख रहे हो तो ये हो जाएगी हाइड्रोकार्बन C17H35, और ये हो जाएगा ये पूरे वाला भाग, और सबसे बाहरी भाग जो है वो Na+ होता है, प्लस वाला भाग होता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये साबुन का फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं और नेक्स्ट लिख रहा हूं, साबुन के बारे में लिखूंगा आप, ठीक है, साथ साथ में आप लिखते रहना। अब देखो फिर बात आती है जो साबुन होता है, साबुन के बारे में पॉइंट है, साबुन है वो मृदु जल में कार्य करता है। साबुन है वो मृदु जल में कार्य करता है, मृदु जल में कार्य करता है, मृदु जल में कार्य करता है। साबुन है मृदु जल में कार्य करता है। कैसे करता है सर? ये कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता? अब बात आती है सर मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, तो वो हम समझते हैं यहाँ पर। अब देखो साबुन मृदु जल में कार्य करता है लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करता, लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करता, लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करता, लेकिन कठोर जल में कार्य
नहीं करता है। अब सर बात आती है सर कठोर जल क्या होता है, किस प्रकार से कठोर जल को हम परिभाषित कर सकते हैं या कठोर जल क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो कठोर जल है, नॉर्मली आप देखो कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि कठोर जल में, जो कठोर जल होता है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम का Ca+ होता है तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। अब कठोर जल कौन सा होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, वो कठोर जल होता है, जिसके साथ में कोई भी पदार्थ आसानी से नहीं घुल सकता है, वो कठोर जल है। ठीक है, तो आप देखोगे कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि कठोर जल में किस प्रकार के आयन होते हैं, तो कठोर जल के अंदर एक तो होते हैं कैल्शियम के आयन और दूसरे होते हैं मैग्नीशियम के आयन। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि सर तो इसमें क्या होता है। ठीक है, कि अब देखो कि जब साबुन होता है वो कठोर जल से क्रिया करता है, तो क्या होता है कि जब साबुन कठोर जल से क्रिया करता है, जब साबुन कठोर जल से क्रिया करता है, जब साबुन कठोर जल से क्रिया करता है तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के आयन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, वो जो सोडियम आयन होता है, मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर बताया था कि जो साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। अब है कि जब साबुन कठोर जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसको क्या कर देते हैं कि ये प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापित कैसे करते हैं, देखो कि जब साबुन कठोर जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन सोडियम को प्रतिस्थापित, मतलब जगह चेंज कर दे, सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते, और जब ये सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते, जगह चेंज कर देते हैं, सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो बाद में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है यह अघुलनशील पदार्थ बना देते, बाद में यह अघुलनशील कहने का मतलब जो जल के अंदर नहीं घुलता है तो अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं, तो अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं। अब देखो मैं इसके वापस बता रहा हूं कि साबुन क्या होता है, कि साबुन होते हैं लंबी कार्बन श्रृंखलाओं वाले, मतलब बहुत लंबी कार्बन श्रृंखलाएं होती है, उसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, कहने मतलब सोडियम या पोटेशियम उसके अंदर शामिल होगा। अब बात आती है कि सर अब इसके क्या क्या कार्य, किसके साथ कार्य करता है। अब यह साबुन का काम क्या है, सफाई करना, शोधन करना, धुलाई करना। अब बात आती है यदि साबुन कठोर जल के अंदर विलय होता है मतलब मृदु जल के अंदर होता है, तो साबुन होता है वो मृदु जल के अंदर विलय होता है, लेकिन कठोर जल के अंदर विलय नहीं होता है। अब बात आती है सर कठोर जल क्या होता है, कठोर जल वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। अब कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन होते हैं, तो इससे क्या होता है कि कठोर जल में सोडियम आयन है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, और प्रतिस्थापित होने के कारण ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है उसके साथ में क्रिया करके एक ऐसा पदार्थ बना देते हैं जो जल के साथ में घुलता नहीं है। जब जल के साथ में नहीं घुलेगा, उस कहने का मतलब जो सफाई करनी है उस गंदगी के साथ में नहीं घुलेगा तो सफाई होगी नहीं, क्योंकि उसके साथ में घुलना जरूरी है। जब वो घुलेगा तो उसको खींचेगा, अब साथ में घुलेगा ही नहीं तो किसको खींचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार है कि इसलिए कहते हैं कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, तो यहां तक आप जरूर नोट कर देवे। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि इसके निवारण के लिए क्या है। अब देखो इसके निवारण के लिए अपमार्जक का उपयोग किया जाता है, इसके निवारण में अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है, अपमार्जक का उपयोग, इसके निवारण में अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अब अपमार्जक क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल से, तो आप नहीं लिखा है तो जल्दी से हाथों हाथ आप लिख ले, नीचे लिखा हुआ है अपमार्जक का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट इसको साफ कर रहा हूं फिर अब। ठीक है, अब देखो अब हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि साबुन किस प्रकार से कार्य करता है, साबुन किस प्रकार से उस गंदगी है उस मैल को हटा देता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि साबुन है, तो साबुन के बारे में हमने पढ़ा अभी, तो अब मैं बात कर रहा हूं अपमार्जक के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से क्रिया करते हैं अपमार्जक की बात करूं, इसे इंग्लिश के अंदर डिटर्जेंट कहा जाता है, डिटर्जेंट। ठीक है, अब देखो अपमार्जक क्या होता है, तो जो अपमार्जक होता है आप देखोगे अपमार्जक को, तो अपमार्जक होता है वो
कहने का मतलब जो साबुन तो था वो सोडियम पोटेशियम के लवण थे। अब ये है जो अपमार्जक है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण, सल्फोनिक लवण या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ में आयन देते हैं। कहने का मतलब मिलके बने होते हैं। अब देखो अपमार्जक की मैं परिभाषा लिख रहा हूं कि यह सामान्यतः क्योंकि और भी किसी के साथ बन सकते हैं, तो सामान्यतः यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, सामान्यतः यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या फिर अमोनियम लवण होते हैं। अमोनियम लवण होते हैं। सामान्य लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड, क्लोराइड अथवा या फिर या लिखो तो ठीक है, क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड के साथ आयन से बनते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड के आयन से बनते हैं। तो अपमार्जक क्या होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण, जबकि साबुन क्या होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण। तो इस बात का ध्यान रखना, ये परिभाषा तो बहुत ही आपके सरल हो गई होगी कि अपमार्जक होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण हो जाएंगे या फिर अमोनियम लवण हो जाएंगे, और साबुन के अंदर आपको लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये परिभाषा के अंदर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो, अब बात करता हूं मैं अपमार्जक के बारे में। तो अपमार्जक है कठोर जल और मृदु जल दोनों में कार्य करता है। अपमार्जक है कठोर जल व मृदु जल दोनों में कार्य करता है, कठोर जल व मृदु जल दोनों में कार्य करता है। अब देखो कि जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल और मृदु जल दोनों के अंदर कार्य करता है, दोनों के अंदर शामिल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखें कि अपमार्जक है कठोर जल और मृदु जल दोनों में कार्य करता है। अब बात आती है कि सर जो साबुन था वो कठोर जल के अंदर क्रिया नहीं कर रहा था, लेकिन अपमार्जक है वो क्रिया कर देता है, मैल को साफ कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो हम देखते हैं कि जो अपमार्जक होता है, जो डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक कठोर जल में, अब मैं पूछ लो कठोर जल क्या होता है? कठोर जल वो जल होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम, अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित, आप ये लिखो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन। कठोर जल के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके घुलनशील पदार्थ बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, घुलनशील पदार्थ बनाते हैं। अब सर बात आती है, घुलनशील का मतलब होता है कि वो तेल के साथ में या गंदगी के साथ में क्या हो जाते हैं कि घुल जाते हैं, और घुलने के बाद में वो क्या करते हैं? गंदगी को बाहर खींच लेते हैं। जबकि साबुन है उसके साथ में अघुलनशील पदार्थ बना रहे थे, इसलिए वो कठोर जल के अंदर कार्य नहीं करता है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। अब मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ता हूं, और यदि आपने नहीं लिखा है तो आप लिख देना, मैं इसको साफ कर रहा हूं यहाँ बोर्ड से, क्योंकि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से साबुन और अपमार्जक है वो क्रिया करते हैं, किस प्रकार से मैल या गंदगी को साफ करते हैं, तो उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब देखूं ये साबुन और अपमार्जक के बारे में वो था जो आपको पॉइंट लिखने थे, वो पूरे हो गए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मिसेल निर्माण की। एक बात का ध्यान रखना, अब मिसेल निर्माण क्या होता है या फिर मिसेल होता क्या है?
ठीक है, वो हम देखते हैं मिशेल निर्माण या मिशेल निर्माण क्या होता है। और 10th बोर्ड के अंदर 2023 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा था कि मिशेल निर्माण को समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। इस यूनिट से आपके टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन एक ये था। और अब देखो मिशेल निर्माण क्या होता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जब मैं गंदगी का नाम लूं तो अधिकांश जो गंदगी होती है वो तेलीय होती है। कहने वाला तेल वाली किसी चीज को ही हम यहाँ पर गंदगी कहेंगे, अधिकांश गंदगी तेल की ही होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो गंदगी होती है वो अधिकांश तेलीय होती है। अधिकांश कैसी होती है? तेलीय होती है, मतलब तेल जैसी होती है, अधिकांश तेलीय होती है। तो गंदगी होती है वो अधिकांश कैसी होती है? तेलीय होती है। तो जो गंदगी होती है वो अधिकांश तेलीय होती है। अब उस तेलीय गंदगी को साफ करने के लिए मिशेल का निर्माण किया जाता है। मिशेल का निर्माण कौन करते हैं कि जब वो गंदगी होती है उसमें साबुन के जो अणु होते हैं वो साबुन के अणु मिलकर के मिशेल का निर्माण करते हैं, या अपमार्जक के अणु होते हैं, अपमार्जक के अंदर जो भी लवण होते हैं वो क्या करते हैं? आयनों के अंदर टूट जाते हैं और फिर क्या करते हैं? उस गंदगी का उस मिशेल का निर्माण करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर साबुन का एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं कि मैंने साबुन का फॉर्मूला लिखा था C17H35COO Na, ठीक है। और Na पर क्या आता? प्लस आता है, COO पर क्या? O पर क्या आता? माइनस आता है, तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब देखो मैंने कहा था C17H35 को हम लंबी कार्बन श्रृंखला इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने लिखा। और यहाँ पर मैंने कहा इस भाग को में हम यहाँ लिख रहे हैं और सबसे बार प्लस है तो प्लस लिख रहा हूं, या फिर आप सबसे बार में Na प्लस लिख दो, Na प्लस लिख दिया। तो ये क्या है? साबुन है जो हम पानी के अंदर घोलते हैं, वो है साबुन। इस प्रकार का होता है, बस हमको वैज्ञानिक तरीके से समझना है और कुछ नहीं है कि साबुन होता है वो किस प्रकार से गंदगी को बाहर खींचता है। जबकि हम नॉर्मल पानी के अंदर कपड़े धोते हैं, क्या हमारी गंदगी साफ होती है? या फिर छोटी बहुत ही कम गंदगी है वो साफ होती है। कहने का मतलब है जो तेलीय गंदगी है वो तो साबुन के द्वारा ही साफ होगी। किस प्रकार से साफ होती है? तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये है C17H35, बाकी वाला COO Na है, ये भाग है। देखो अब है इसके 2 भाग है, मैं इसको 2 भागों के अंदर बांट रहा हूं। साबुन का अणु है, ये किसका है? साबुन का अणु। इस बात का ध्यान रखना, साबुन का अणु कह सकते हैं हम इसके, साबुन का अणु। अब देखो ये साबुन का अणु है, तो साबुन के अणु के 2 भाग हो गए। एक तो है इसको क्या कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होते हैं, हम उसको कहते हैं हाइड्रोजन भाग या फिर हाइड्रोकार्बन भाग। और इस हाइड्रोकार्बन भाग को हम कहते हैं पूंछ। यहाँ पर क्या कहेंगे? पूंछ पूछ ले कौन सा भाग है? तो हाइड्रोकार्बन भाग। इस बात का ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन भाग। और जो सबसे आगे वाला भाग है जिसके अंदर आपको आयन दिख रहा है तो उसको हम कहेंगे आयनिक भाग, या फिर जिसे कहेंगे हेड वाला, या फिर हम अगला भाग या फिर सीरा कह सकते हैं, अगला सीरा या फिर अगला सीरा और पिछला सीरा। अगला सीरा जो है आयनिक भाग, इस बात का ध्यान रखना, आयनिक भाग, क्योंकि आगे आयन है तो आयनिक भाग हो जाएगा। अब जो पूंछ वाला भाग होता है वो जल के अंदर, जल में 2 अणु होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जल रागी होता है और एक जल विरागी होता है। तो ये आपने नहीं बनाया है तो साथ साथ में आप बना लेना, क्योंकि इसके अंदर मुझे और कुछ दर्शाना है अभी। अब देखो नेक्स्ट में इसको मैं वापस ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना कि ये लिख देना आपकी गंदगी अधिकांश तेलीय होती है। अब इस तेल को किस प्रकार से साफ किया जाता है? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि मिशेल निर्माण किस प्रकार से होता है कि इस प्रकार से मैंने कहा इस श्रृंखला को हम लिख सकते हैं और सबसे बाहर का भाग है उसको हम क्या लिख सकते हैं? Na प्लस लिख सकते हैं। और जल के अणु के 2 भाग होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं आपको और लिख दूंगा कि जल नहीं, साबुन के अणु, ठीक है। जल के अणु के क्या भाग है, ठीक है। तो साबुन के अणु के 2 भाग है, साबुन के अणु के 2 भाग है, साबुन के अणु के 2 भाग है, 2 सिरे हैं। कौन कौन से? एक भाग है जल रागी, एक तो भाग हो जाएगा आपका जल रागी जिसे कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, जिसे कहा जाता हाइड्रोफिलिक। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है जल विरागी, दूसरा भाग हो जाएगा आपका जल विरागी जिसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो एक भाग होता है जल रागी भाग होता है, दूसरा भाग जल विरागी होता है। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक जल रागी होता है, एक जल विरागी होता है। जल रागी भाग होता है जो जल में विलय होता है, जल में घुलनशील होता है। तो जल में विलय भाग ध्यान रखना, जल रागी है जल के साथ में राग करने वाला, जल के साथ में राग मिक्स होने वाला जल रागी भाग होता है, तो जल में विलय होगा। फिर मैं बात करता हूं जल विरागी भाग की, तो जल के अंदर अविलय भाग,
जल में अविलेय भाग, जल में अविलेय भाग कहने का मतलब जो जल के अंदर नहीं घुलता है, अघुलनशील भाग होता है, वो जल में अविलेय होता है। तो ऐसा कार्य साबुन के अणु के अंदर कौन कौन से भाग है, आपको यह दिख रहा है आयनिक भाग, यह दिख रहा है हाइड्रोकार्बन भाग। तो ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो जल विरागी है। कहने का मतलब ये गंदगी के साथ में घुल जाएगा लेकिन पानी के साथ में नहीं घुलेगा, शुद्ध पानी के साथ में नहीं घुलेगा। तो इस भाग को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन भाग। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन भाग। या फिर आप कह सकते हो जो पूंछ वाला भाग है, इसको पूंछ भी कहते हैं, कि पूंछ वाला भाग हाइड्रोकार्बन होता है और इस भाग को कहा जाता है आयनिक भाग। ठीक है, ये दो भाग हो गए, एक भाग है आयनिक भाग और एक भाग है हाइड्रोकार्बन भाग। अब हम देखते हैं कि सर कौन सा हाइड्रोकार्बनिक भाग जल में घुलनशील होता है या आयनिक भाग जल में घुलनशील होता है। तो मैं आपको बता दूं जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो जल के अंदर घुलनशील होता है, तो ये होता है जल रागी भाग, सॉरी जल विरागी भाग, क्योंकि ये होता है गंदगी के साथ में मिलेगा जल विरागी भाग। और जो आयनिक भाग होता है वो होता है जल रागी भाग, जो कि किसके साथ में होता है, जल रागी के साथ में, जल के साथ में राग करने वाला, तो जल रागी भाग। तो ये जल रागी भाग हो जाएगा और ये जल विरागी भाग हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये जिसने लिखना है वो लिख देना हाथों हाथ साथ में, क्योंकि इसके बाद वाला प्रोसेस और हम आगे पढ़ेंगे। तो साथ साथ जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाना, नोट्स अपने आप बनते जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं यहां पर कि अब देखो ये हो गया हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग है जल रागी, और जो आयनिक भाग है वो हो गया आपके जल विरागी पार्ट हो गया है। अब देखो कि जब जैसे कि मैं यहां पर करता हूं कि जैसे कि मैंने किसी बर्तन के अंदर ये लो पानी लिया, ठीक है, इस प्रकार से पानी लिया। अब यदि मैंने यहां पर कपड़ा डाला, यहां पर क्या डाला मैंने, तो कपड़ा डाला, तो आप देखते हो कि कपड़े पर क्या होती है, गंदगी होती है। और मैंने कहा जो अधिकांश गंदगी होती है वो कैसी होती है, तेलीय होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया और ये क्या है, गंदगी, तेलीय गंदगी है। ठीक है, ये कपड़ा है और इस कपड़े पर क्या है, ये गंदगी है, तेल की गंदगी है या फिर गंदगी है। अब देखो ये जैसे ही गंदगी है, अब जैसे ही हम साबुन को घोलेंगे, साबुन को उसके ऊपर कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं या फिर हम साबुन को पानी के अंदर घोलते हैं, तो जैसे ही हम साबुन को पानी के अंदर घोलेंगे तो जो साबुन होता है, तो साबुन के भाग क्या होते, ये साबुन का अणु होता है, तो साबुन के अणु इस प्रकार से टूट जाएंगे, तो साबुन के अणु इस प्रकार से, गंदगी है तो गंदगी की तरफ कौन सा भाग जाएगा, कहने का मतलब तेल के अंदर घुलनशील कौन सा भाग होगा, तो हाइड्रोकार्बन भाग है, जल विरागी है, जल के साथ में नहीं घुलता लेकिन तेल के साथ में तो घुलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो तेल तो इधर है तो ये भाग किधर आ जाएगा, ये भाग इधर आ जाएगा, और बाकी वाला भाग किधर रह जाएगा, ये भाग ऊपर रह जाएगा, ये जल के साथ में और ये तेल के साथ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ बहुत सारे क्या हो जाते हैं, अणु आ जाते हैं। इस प्रकार से इस गंदगी के चारों तरफ बहुत सारे अणु आ जाते हैं, और जो इस प्रकार के अणु आते हैं यही एक प्रकार से मिसेल का निर्माण है, इसे ही मिसेल का निर्माण कहा जाता है। और यदि आप इसे और भी समझना चाहते हो तो इधर देखो कि यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया था और ये कपड़ा मैंने यहाँ पर रख रहा हूँ, ये कपड़ा, ठीक है, समझने के लिए, और इस कपड़े पर ये है मैल, ये है गंदगी। अब जब मैं साबुन को इसके अंदर घोलूंगा, साबुन को इस बर्तन के अंदर मैं घोलूंगा, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी, ठीक है। अब इस साबुन को इस बर्तन के अंदर घोलूंगा या फिर जो आपने कपड़े धोने वाली बाल्टी ली है उसके अंदर घोलूंगा, तो ये टी शर्ट है या फिर कोई कपड़ा है, कपड़े पर तेल की गंदगी लगी है। अब तेल की गंदगी को हटाना है, तो बताओ हाइड्रोकार्बन भाग जल विरागी है, कहने का मतलब जल के साथ में नहीं घुलता है लेकिन गंदगी के साथ में घुलेगा, तेल के साथ में घुलेगा। तो तेल के साथ में घुलेगा तो ये भाग इधर आ जाएगा और बाकी वाला भाग है वो आपके इधर रह जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से साबुन का एक अणु थोड़ी ना, साबुन के तो बहुत सारे अणु होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो साबुन के आप अनंत अणु देखोगे तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं कि इसके अंदर घुल जाते हैं, इसके अंदर घुल जाते हैं। और आपको पता है ये है अघुलनशील पार्ट, जो जल के अंदर अघुलनशील है लेकिन तेल की गंदगी के साथ में क्या हो रहा है, घुल रहा है, उसके साथ में राग बैठा रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको प्लस प्लस बताया है क्योंकि सोडियम सबसे बाहर क्या है, प्लस है। तो यही एक प्रकार से मिसेल का निर्माण है, यही एक प्रकार से मिसेल का निर्माण कहते हैं। इसे ही हम थ्योरी के रूप में अब लिखने जा रहे हैं, तो पूरा ध्यान जरूर दें क्योंकि अब थ्योरी किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे तो वो देखते हैं। कि अब देखो जो अधिकांश जो गंदगी होती है, आप लिखते जाओ मेरे साथ में कि अधिकांश गंदगी, जो अधिकांश गंदगी होती है, अधिकांश गंदगी होती है वो कैसी होती है, तेलीय होती है। अधिकांश गंदगी तेलीय होती है, अधिकांश गंदगी तेलीय होती है। और जब साबुन के
अणु को जल में घोला जाता है, जब साबुन के अणु को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु का जल विरागी कोष्टक में लिख देना हाइड्रोकार्बन भाग या फिर पूंछ वाला भाग, कि जब साबुन के अणु का जल विरागी ये अधिकांश गंदगी तेलीय होती है, और जब साबुन के अणु को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु का जल विरागी भाग है, जो साबुन के अणु का जल विरागी भाग है वो गंदगी के साथ में, साबुन के अणु का जल विरागी भाग है वो गंदगी के साथ में घुल जाता है, लेकिन तथा लिख दो, और जो जल रागी भाग होता है वो जल के साथ में घुलनशील होता है, वो जल के साथ में कैसा होता है, घुलनशील होता है, और जो जल के साथ में घुलनशील होता है। तो अब देखो मैं इसको साफ कर रहा हूं, जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो को रोक करके लिख लेवे, क्योंकि मैं आगे आपको और इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूं, वो आप साथ में लिखते रहना। अब देखो जो जल के साथ में कैसा होता है, घुलनशील होता है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं इसको अब साफ करने जा रहा हूं, आप लिख लेना साथ में, और नहीं लिखे तो आप वीडियो को वापस पीछे करके आप इसको लिख लेवे। अब देखो, अब ये गंदगी हो गई, कहने का मतलब जल के साथ में घुलनशील होती है, तो इस प्रकार से जो ये गुच्छा बन जाता है, ठीक है, जो गुच्छा बन जाता है, जो समूह बन जाता है इस साबुन के अणुओं का उस तेल के बूंद के चारों ओर, इसे ही मिसेल कहा जाता है। तो इस प्रकार तेलीय या फिर तेलीय के चारों ओर या फिर गंदगी के चारों ओर साबुन के अणु की इस प्रकार की व्यवस्था, साबुन के अणु की इस प्रकार की व्यवस्था मिशेल निर्माण कहलाती है, या मिशेल निर्माण कहलाती। तो ये मिशेल का था आपके कार्य जो आपको करना था। तो इस प्रकार से ये मिशेल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो आपको आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।